वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने वेकेशंस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो आज की ये वीडियो है ना, इस वीडियो में बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे जैक डरीडा को, ठीक है। और इस वीडियो में हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन को कवर कर लेंगे, ठीक है। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे हमने वीडियो अपनी स्टार्ट की हुई थी, यानी इसके लेक्चर्स मैंने डिलीवर पहले कर चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन आज की ये जो वीडियो है, इसमें बेसिकली हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को जैक डरीडा के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और व्हाट इज़ डीकंस्ट्रक्शन, तो हम उसको भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने रोलन बार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, और उसका डिफरेंस देखा था अकॉर्डिंग टू पीटर बेरी, ठीक है, रेमन सेल्डन के अकॉर्डिंग, हैंस बर्टन के अकॉर्डिंग विद कोटेशंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जैक डरीडा को डिस्कस करते हैं। तो अपने पास एक नोटबुक और एक पेंसिल ले लीजिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आपकी आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जैक डरीडा है, इसका जो पूरा नाम था वो था जैकी एली डरीडा, ठीक है। ये फादर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन और फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है, ठीक है। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो भी इसके वर्क से लिया गया था, यानी उसका जो आइडिया वो इसने अपने वर्क के अंदर दिया था, और डिकंस्ट्रक्शन भी, ठीक है। डिकंस्ट्रक्शन तो बेसिकली है ही इसका कॉन्सेप्ट जो इसने अपने वर्क के अंदर दिया था, ठीक है। इसे ये एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी था और एक पोस्ट मॉडर्न फ़िलोसोफ़र भी था। ये एक फ़िलोसोफ़र भी था, ठीक है, एक थेरिस्ट भी था, फ्रेंच का। और 1992 के अंदर इसे ऑनरी डॉक्टरेट एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया गया था। ही वॉज डाइड इन 2014, इन अक्टूबर के अंदर इसकी डेथ हो गई थी। और अगर हम इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करें तो 1966 को बेसिकली ये जो है स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्सेज ऑफ ह्यूमन साइंस, ये इसके लेक्चर थे जो इसने हॉपकिन यूनिवर्सिटी के अंदर दिए थे। और यही लेक्चर मार्क करते हैं बिगनिंग ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की एज अ मूवमेंट, क्योंकि इसी के अंदर जब इसने ये लेक्चर दिए थे, इसने स्ट्रक्चरलिज्म के सारे आइडियाज़ को रिजेक्ट किया था, कुछ अपने न्यू आइडियाज़ दिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका है 1967 के अंदर इसने 3 बुक्स अपनी पब्लिश करवाई, और ये जो तीनों बुक्स इसने पब्लिश करवाई वो तीनों बेस करती हैं फ़िलोसफी पे, ठीक है। पहली है राइटिंग एंड डिफरेंस, ठीक है, दूसरी स्पीच एंड फिनोमिना, और तीसरी ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो ये तो था हमारे पास जैक डरीडा का बैकग्राउंड कह रही हूँ, उसका इंट्रोडक्शन। इसके बेसिक वर्क को आपने अच्छे से याद रखना है। इसने कब डॉक्टरेट का ऑनरी अवार्ड हासिल किया था और कहाँ हासिल किया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। इसका पूरा नाम, इसे फादर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन और फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है। ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जैक डरीडा के कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो कि जैक डरीडा है क्या है, ये एक पोस्ट मॉडर्निज्म भी था, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निस्ट भी था। पोस्ट मॉडर्निज्म का इसे फादर कहा जाता है। अब पहले हम बात करेंगे इसने पोस्ट मॉडर्निज्म कब स्टार्ट की, यानी इसके आइडिया से हमें कैसे देखने को मिलती है पोस्ट मॉडर्निज्म। आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा, हमें हमेशा यही बताया जाता है, और इवन कि हम सर्च भी करें तो सिर्फ यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसने अपने वर्क स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्सेज ऑफ ह्यूमन साइंसेस के अंदर हमें दिया था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन वो इसने क्यों दिया था, क्या रीजंस थी, वो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले तो ये कि हॉपकिन यूनिवर्सिटी के अंदर इसने लेक्चर दिए थे, ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे, ठीक है। और ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है 1966 के अंदर इसने ये लेक्चर्स दिए थे, जिसके अंदर उन लेक्चर जो है ना, यानी वो जो लेक्चर्स इसने दिए थे हॉपकिन यूनिवर्सिटी के अंदर, वो लेक्चर ही एक्चुअली बेस बनते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की ओरिजिन का, ठीक है। और फिर उन बाद में लेक्चर को नाम दिया गया स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्सेज ऑफ ह्यूमन साइंसेज। अब क्या था, यहाँ मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ये जो रिकंस्ट्रक्शन है और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, ये थोड़ा सा हम कंफ्यूजिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इतना भी नहीं है। लेकिन अगर आप फोकस होकर पढ़ें ना, अटेंशन से पढ़ें, कॉन्शियस होकर पढ़ें, तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्यों इसने वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज़ में क्या कहा था हॉपकिन यूनिवर्सिटी के अंदर। ये जो इसके लेक्चर इसने दिए थे ना, उसके अंदर वो हमें इस तरह एक पर्टिकुलर इवेंट के तौर पे वो लेक्चर हमें देखने को मिलते हैं। किस तरह, यानी उसके अंदर जिसने जो भी बातें की थी वो हमें ऐसे देखने को मिलता है एज अ पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल इवेंट के तौर पे, जिसके अंदर वो रेडिकल चेंज दिखाता है, ब्रेक दिखाता है फ्रॉम द पास्ट वे ऑफ थॉट पे। और ज़्यादातर लूजली हमें किस पे, फ़िलोसफी और फ्रेडरिक नीचे, हेडिगर और फ्रेडरिक से, और जो साइको एनालिसिस
फ़िलोसफ़ी है, थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की, उससे उस फ़िलोसफ़ी से हमें ब्रेक होता देखने को मिलता है, ठीक है। नो डाउट कि हमने ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो इस बात में फ्रेडरिक नीचे की जो कोटेशन थी उस पे बिलीव करते हैं, ठीक है, ओनली इंटरप्रिटेशंस पे, ठीक है, वो उस पे बिलीव करते हैं। लेकिन हम अब लेक्चर की बात कर रहे हैं होपकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो डेरिडा ने दिए थे। क्या है कि जो लेक्चर्स उसने दिए थे उसके अंदर पहले तो हमें ब्रेक, रेडिकल ब्रेक देखने को मिलता है किससे, पास्ट के थॉट्स से। अब पास्ट का थॉट किस तरीके से, वो उसके अंदर कहता है ये जो इवेंट है, यानी उसे एक जो लेक्चर्स है ना उसके अंदर वो स्टार्ट ही एज एन इंटेलेक्चुअल इवेंट के तौर पे स्टार्ट करता है, ठीक है। और वो जो इवेंट किसे दिखाता है, वो मॉडर्निज्म को एज एन इवेंट दिखाता है। अब ये जो इवेंट है ये हमें डिसेंटर्ड कर देते हैं इंटेलेक्चुअल यूनिवर्स से। यानी जब इसने मॉडर्निज्म के इवेंट्स वगैरह की बात की तो उसके अंदर क्या था, इसका बेसिकली कंसर्न ये था कि डी सेंटर कर देना अपनी इंटेलेक्चुअल यूनिवर्स को। पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट देखने को मिलते थे ना वो थे कि एक सेंटर, जैसे कि हम रेनेसांस के अंदर बात कर लें तो उसके अंदर क्या था, मैन सेंटर अप्रोच थी, मैन सेंटर था। फिर बाद में भी जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया कोई ना कोई एक चीज़ सेंटर, कोई कल्चर यानी कोई ना कोई चीज़ सेंटर आती गई। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल बेस ना यूनिवर्स हो गई, यानी सेंटर बेस हो गई। कुछ कहते थे जैसे ग्रीक के अंदर लॉजिक बेस जो सेंटर था वो लॉजिक बेस था, ठीक है। इस तरह वो इंटेलेक्चुअल यूनिवर्स से जो इनका सेंटर था वो उससे हमें डीकंस्ट्रक्ट होता देखने को मिलता है। अब पहले वही मैंने आपको बताया रेनेसांस के अंदर मैन को सेंटर अप्रोच थी, फिर बाद में डिफरेंट कल्चर आते गए। लेकिन अब वो कहता है कि जो 20th सेंचुरी की जो अप्रोच है ना सेंटर्ड की, वो क्या है, 20th सेंचुरी के अंदर जो अप्रोच ऑफ सेंटर थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। 20th सेंचुरी के अंदर कोई सेंटर नहीं है हमारे पास, ठीक है। वो कहते हैं अब जो कोस क्या बनी, क्या रीज़न थी उस सेंटर के डिस्ट्रॉय होने की, वो कहते हैं कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, जैसे कि हमारे पास वर्ल्ड वार हुई, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई जिसने हमारे सेंटर को ब्रेक कर दिया। अब 20th सेंचुरी के अंदर जैसे कि हमारे पास मॉडर्निज्म है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, अब हमारे पास कोई सेंटर नहीं है। अब इन सब का नतीजा क्या निकला, यानी कुछ इवेंट्स हुए, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, वर्ल्ड वार हुई, इन सब का नतीजा क्या निकला कि अल्टीमेटली अब हमारे पास कोई अब्सोल्यूट और फिक्स पॉइंट नहीं है। अब जो हम रह रहे हैं हम डीसेंटर्ड यूनिवर्स के अंदर रह रहे हैं। अगर आप देखो वर्ल्ड वार के अंदर तो क्या हुआ था, लोगों के आइडियाज़ शैटर हो गए थे, उनके बिलीफ शैटर हो गए थे, निहिलिज्म आ गया था, ठीक है। तो यही जो थे, ये जो इसने होपकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर दिए थे, तो लेक्चर के अंदर उसने पहले इन कॉन्सेप्ट्स को लेके वो चला, अपना ब्रेक डाउन दिखाया उसने पास्ट से, ठीक है। फिर उसने सेंटर की बात की कि पहले सेंटर था लेकिन अब जैसे कि जो कोर्स उसने बताया साइंटिफिक डिस्कवरी, वो कहते हैं अब सेंटर ब्रेक हो चुका है, इसलिए हमारे पास डी सेंटर्ड वर्ड आ चुकी हैं। देन व्हाई नॉट ही शुड से दैट देयर इज़ अ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड। और फिर ज़ाहिर सी बात है जब इसने इस बात को अच्छे से प्रूव कर दिया तो डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड भी आ गई और डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेक्स्ट भी आ गया। ओके, तो आई होप सो कि अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि स्ट्रक्चर, साइन एंड डिस्कोर्स को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का क्यों कहा जाता है कि यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। तो इसलिए ही कहा जाता है कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जो सारे आइडियाज़ थे ना वो फिक्स्ड आइडियाज़ पे फोकस नहीं करते थे, वो पास्ट पे फोकस नहीं करते थे, वो ऑथर पे फोकस नहीं करते थे, वो यूनिवर्स का सेंटर होना फोकस नहीं करते थे। और ये जो सारी रीज़न्स यहाँ मैंने बताई हैं ये इसने अपने इन लेक्चर्स के अंदर दी, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये बिगनिंग है या ओरिजिन है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का, इसके ये लेक्चर। तो अगर हम एज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अगर आपने डिस्कस करना है इसे तो आपने इसको ज़रूर डिस्कस करना है कि जब ये तो हम बेसिकली हम अक्सर तौर पे ये डिस्कस करते हैं कि ये क्या है कि इसकी बिगिनिंग मानी जाती है, लेकिन रीज़न क्या था, बिगिनिंग के अंदर उसने कहा क्या था, कौन सी ऐसी रीज़न उसने पेश की थी कि जिसकी वजह से एक पूरी थ्योरी ही स्टार्ट हो गई पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये वो रीज़न है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है इस वक्त क्यों उसका ओरिजिन माना जाता है। अब फादर ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तो हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले के अंदर। तो अब हम बात करते हैं डिकंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। डिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है ना आपने हमेशा याद रखना है जब भी हम जैक डेरिडा को डिस्कस करेंगे ना, तो डिकंस्ट्रक्शन अगर हम ना डिस्कस करें ना तो आप कह सकते हो कि अगर आपने जैक डेरिडा पे क्वेश्चन किया और आपने डिकंस्ट्रक्शन को डिस्कस नहीं किया तो आपका वो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जैक डेरिडा का। इसे फाउंडर ऑफ हमने ये तो पढ़ लिया कि कहा जाता है जैक डेरिडा को। अब इसने ये जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था डिकंस्ट्रक्शन, डी लैग ग्रामेटोलॉजी 1966
1996 के अंदर जो मैंने आपको बताया 3 बुक्स पब्लिश हुई थी, उसके अंदर जो ऑफ ग्रामेटोलॉजी भी इसे कहा जाता है, डील है ग्रामेटोलॉजी भी कहा जाता है। ये जो डील है इसके अंदर लिखा है ना, ये फ्रेंच, जैसे फ्रेंच का वर्ड है तो फ्रेंच के वर्ड्स लिखे हुए हैं। 1967 के अंदर इसके ने इस वर्क को के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब बेसिकली अगर हम बात करें ना डिकंस्ट्रक्शन की, तो लिटरली अगर हम डिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग देखें तो इसका क्या है, इंटरप्रेट करना किसी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना, डिकोड करना, ये कहलाता है डिकंस्ट्रक्ट का मीनिंग, ठीक है। अब हमने ये जो इसने दिया था डिकंस्ट्रक्शन का, ऑलवेज रिमेंबर कि आपने कंफ्यूज नहीं होना डिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। और ये भी बात कि डिकंस्ट्रक्शन की कहीं भी आप जहाँ भी सर्च कर लो आपको कोई एक डेफिनेशन नहीं मिलेगी। डिकंस्ट्रक्शन का जस्ट आपने कॉन्सेप्ट लेना है और फिर उसे बताना है कि डिकंस्ट्रक्शन है क्या। अब हम उससे बात स्टार्ट करते हैं कि वो कहता है कि जो डिकंस्ट्रक्शन है एन अप्रोच एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग, यानी एक ऐसी कोशिश जिसके अंदर हम रिलेशन टेक्स्ट और उसके मीनिंग के दरमियान जो रिलेशन होता है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं थ्रू इट्स ब्रेकिंग मीनिंग एंड ट्राई टू इंटरप्रेट सेपरेटली ऑफ इट्स मीनिंग, यानी उसके मीनिंग को ब्रेक डाउन करके हम टेक्स्ट और उसके मीनिंग के दरमियान जो रिलेशन है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये याद रखना, उसके मीनिंग को, उसके कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करके, डिस्ट्रॉय करके नहीं, ब्रेक डाउन करके, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इंटरप्रेटिंग करते हैं हम, इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेटिंग द सेम थिंग्स विद डिफरेंट एंगल्स इज कॉल्ड डिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ डिकंस्ट्रक्शन की मैंने डिफरेंट डेफिनेशंस ऐड की हैं ताकि आप अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले तो ये कि इसके अंदर जब डिकंस्ट्रक्ट करते हैं हम, इसे इंटरप्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, उसके मीनिंग्स को और उसके टेक्स्ट और इसके मीनिंग के रिलेशन को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट्स मीनिंग, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं, हम उसे इंटरप्रेट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को डिफरेंट एंगल्स के साथ। अब इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट, एक ही राइटर जो डिफरेंट, एक ही टेक्स्ट को डिफरेंट राइटर्स जब पढ़ते हैं ना तो डिफरेंट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए हम जब डिफरेंट एंगल से पढ़ा जाएगा तो जाहिर सी बात डिफरेंट मीनिंग्स आएंगे, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मीनिंग आएगी, ठीक है। इट इज़ अ क्रिटिकल आउटलुक विद द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। तो ये क्रिटिकल आउटलुक, यहाँ मैंने ना कीवर्ड्स ऐड किए हैं। जैसे आपने इन कीवर्ड्स को याद रखना है, जब आप इस डिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपने इन कीवर्ड्स को साथ साथ लिख के हाईलाइट करके जब आप लिखोगे, डिकंस्ट्रक्शन को डिफाइन करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो क्वेश्चन होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। इस ये क्रिटिकल आउटलुक है, ब्रेक डाउन करती है मीनिंग को, रिलेशन को समझने की कोशिश करते हो, इसके अंदर इंटरप्रेट किया जाता है मीनिंग को, ठीक है, डिकोड किया जाता है। अब डिकंस्ट्रक्शन क्या है, अब ये कहा जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स ने क्या किया डिकंस्ट्रक्शन के, उन्होंने ना इसको अच्छा नहीं समझा, यानी वो कहते हैं कि क्या हम उसको इंटरप्रेट करें डिफरेंट एंगल्स के साथ देखें। तो अब जो डरीडा है ना वो खुद कहता है कि जो डिकंस्ट्रक्शन कोई एक मेथड नहीं है, हम जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ही बेसिकली हम डिकंस्ट्रक्शन को ना स्टडी करते हैं। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का जो फादर है वो है हमारे पास जैक डरीडा। जैक डरीडा की कॉन्सेप्ट है डिकंस्ट्रक्शन, कहीं जगह इसे सेपरेट डील किया जाता है, ठीक है, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डरीडा, और कहीं जगह इसे साथ ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ही डील किया जाता है। अब वो डिकंस्ट्रक्शन जो जैक डरीडा खुद कहता है ये कोई मेथड नहीं है, इट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन, यानी किसी भी एक मेथड के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। इससे आप क्रिटिक नहीं कर सकते, नहीं, नेदर एनालिसिस, यानी ना तो इसे एनालाइज, इट इज़ नीदर एनालिसिस नॉट क्रिटिक। अब क्या है, इस जैक डरीडा की इस डेफिनेशन का मकसद क्या था, उसके कहने का मकसद ये था कि डिकंस्ट्रक्शन के अंदर ना सिर्फ आपने मीनिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करना, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने एनालिसिस के थ्रू उसके, अब हम, वो ये कहता है कि इसके इंटेंसिव मीनिंग को अपने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। इसलिए वो कहता है कि ये कोई एक मेथड नहीं है, क्रिटिक नहीं है कि किसी भी वर्क, कोई भी वर्क आया और उस पर क्रिटिसाइज़ कर दिया और ये क्रिटिक बन गया, नहीं, वो सिर्फ ये हम कह सकते हैं ये एक वे है कि किस तरीके से हम मीनिंग को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, द डिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, इस नॉट एन एक्ट और ऑपरेशन, या कोई भी एक्ट या ऑपरेशन नहीं है, इट इज़ कंसर्न विद द ओपनिंग अप दीज स्ट्रक्चर, यानी उस स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, एंड रिवीलिंग द वे इन विच आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज कंस्ट्रक्टिंग, यानी जिसके अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, वो है डिकंस्ट्रक्शन। आई होप सो कि अब आपको डिकंस्ट्रक्शन की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब डिकंस्ट्रक्शन के अपने की पॉइंट्स को हमेशा नोट रखना है, याद रखना है। अगर आप इन कोई पॉइंट्स को याद रखोगे ना तो आप कभी भी इस
कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। क्या कि ये क्रिटिकल आउटलुक है, ठीक है, जिसके अंदर आप इंटरप्रेट करते हो, डिकोड करते हो, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन करते हो इसकी मीनिंग को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी इसके अंदर रिलेशन बिटवीन द टेक्स्ट एंड द मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। ओके, तो आई होप सो कि आपको डिकंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने ये जो लेक्चर है ना ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, होल्ड योर पेशेंस प्लीज़। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा सा करके, ठीक है, आप इसे सेव कर लीजिएगा या इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिकंस्ट्रक्शन के बारे में। बेसिकली हम डिकंस्ट्रक्शन को ना अच्छे से डिटेल से समझेंगे, ताकि जो डिकंस्ट्रक्शन अगर आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर इससे डील करो तो फिर भी आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए, और अगर आप डिकंस्ट्रक्शन का एक सेपरेट कवर करो तो फिर भी आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप उसे डिकंस्ट्रक्शन को सेपरेटली डिफाइन कर सको, ठीक है। अब डिकंस्ट्रक्शन हमने ये पढ़ा ऑफ ग्रामेटोलॉजी के अंदर दिया था। अब ये जो ऑफ ग्रामेटोलॉजी है ना, इसको एक प्रोफेसर थी गायत्री स्पिवक, ठीक है, उसने ट्रांसलेट किया था ऑफ ग्रामेटोलॉजी को, ठीक है। उसके अंदर उसने जो डिकंस्ट्रक्शन के आइडियाज़ ये थे जैक डेरिडा ने, इसने उसको ट्रांसलेट किया। पहली बार इसकी ट्रांसलेशन 1976 को पब्लिश हुई और दूसरी बार 2016 को पब्लिश हुई। और जो हमारे पास पीटर बैरी है ना, पीटर बैरी ने इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ा। पीटर बैरी कहते हैं मैं इसकी दोनों ट्रांसलेशन को नहीं पढ़ सका, लेकिन इसको जो फर्स्ट ट्रांसलेशन है मैंने उसको पढ़ा। मैंने उसके अंदर से देखा कि किस तरीके से इसने इन चीज़ों को फाइंड आउट किया है। जो गायत्री ने किस तरीके से ट्रांसलेट किया है फ्रेंच के वर्क को इंग्लिश के वर्क के अंदर। अब क्या है, अब यहाँ ना एक क्लैश आता है। आप हर जगह देखोगे, आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख लो या नेट से भी सर्च करो, तो आपको ना दो इंटरप्रिटेशन मिलेंगी इसके एक टेक्स्ट की, दैट देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। ये जो थी ना, ये देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये जो कोड थी ये ऑफ ग्रामेटोलॉजी के अंदर ना उसी ने दी थी जैक डेरिडा ने, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है डिकंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपने डिस्कस करना है। और ये कि ये जो देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये सेपरेट भी आ जाता है कि एक्सप्लेन व्हाई डेरिडा सेज दैट देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट और देयर इज़ नो आउटसाइड द टेक्स्ट। अब हम बात कर रहे थे कि क्या है कि आपको दो इंटरप्रिटेशन मिलती हैं, एक तो नेट पे कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट और दूसरी देयर इज़ नो आउटसाइड द टेक्स्ट। अब दोनों की रियलिटी क्या है, अब इसके अंदर इसके बारे में ना आप थोड़ा सा समझिएगा। क्या है कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों ही ठीक हैं, आप किसी एक को गलत नहीं कह सकते। जब गायत्री स्पिवक ने इसको ट्रांसलेट किया फ्रेंच से इंग्लिश की तरफ, तो इसने इसकी ट्रांसलेशन की थी देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। इट्स एक्चुअली ये जो कोड है ना, नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये ट्रांसलेशन है इसकी फ्रेंच कोड की। ये यहाँ मैंने फ्रेंच कोड लिखी है, ठीक है, ये वाली फ्रेंच कोड है। इल ने अ पास डी होर्स टेक्स्ट, ये है फ्रेंच के अंदर, जिसका मतलब है देयर इज़ नो आउटसाइड टेक्स्ट, ये ठीक है। और इसने जब इंग्लिश के अंदर इसको ट्रांसलेट किया, फिर इसने कहा देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। अब क्या है होर्स टेक्स्ट की, जब हम बात करें, जब इसने ये ट्रांसलेट कर लिया तो ना इस वर्क को देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, इस कोड को इसकी इंटरप्रिटेशन कर ली इसके थ्रू कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। तो क्या हुआ, पीटर बैटी भी कहता है और दूसरे बहुत से क्रिटिक कहते हैं कि जब हम, ठीक है, इसने ये ट्रांसलेशन कर ली, लेकिन ये जो होर्स टेक्स्ट है अगर हम इसका मीनिंग देखें इंग्लिश के अंदर, इसने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन की थी ना, तो इंग्लिश के अंदर अगर इसका मीनिंग देखें ना, तो इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर इसका मीनिंग कोई डेलिबरेटली या कोई एक पजलिंग या कोई ऐसा अजीब सा मीनिंग आता है, यानी कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हमारे पास आता कि होर्स टेक्स्ट का मीनिंग आउटसाइड द टेक्स्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर बाद में मज़ीद जब सर्च की गई तो ये फाइंड आउट किया गया कि जो होर्स टेक्स्ट है ना, ये एक फ्रेंच के अंदर एक टर्म थी, ठीक है, जिससे पहले फ्रेंच की बुक्स के अंदर लिखा गया था और जिसका मतलब था सीक्वेंसेस, मेन सीक्वेंसेस ऑफ पेजेस नंबर, यानी जिसका मतलब क्या था कि ऐसी कैटेगरी की बुक जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं सच आइटम्स एज पेजेस डेलिबरेटली लेफ्ट ब्लैंक, यानी एक ऐसी बुक जिसके अंदर जानबूझ के पेजेस को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी मीनिंग रीडर जब उसके मीनिंग को पढ़े तो उसके अंदर अपने वर्क, अपने इंटरप्रिटेशन को दे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं रीडर की इंटेंसिव रीडिंग पे फोकस करते थे। तो होर्स टेक्स्ट का ये मतलब था। फिर बाद में ये देखा गया कि और जब इसने नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट का जो देखा गया कि देयर इज़ एवरीथिंग इन द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के अंदर सब कुछ है। कोई भी जैक डेरिडा भी यही कहता है कि टेक्स्ट के अंदर सब कुछ है। जैक डेरिडा के कॉन्सेप्ट थे डिफरेंस,
वो अब हम स्टडी करेंगे। डिफ़र का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। अब जो डिफ़र है, डिफ़रेंस है और डेफ़र के कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं हमें टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। आल्थो हम टेक्स्ट के अंदर किसी भी ऑथर को नहीं देख रहे, लेकिन जो टेक्स्ट की लैंग्वेज है ना, उसकी लैंग्वेज को हमने गौर से पढ़ना है, उसी के थ्रू रीड करते जाना है, एनालाइज़ करते जाना है और मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। यही वजह है, वो कहता है कि टेक्स्ट के आउटसाइड कुछ भी नहीं है, हर चीज़ आपको टेक्स्ट के अंदर ही मिलेंगे। इंटरप्रेट जब आप मीनिंग करोगे तो आपको टेक्स्ट के अंदर ही आप मीनिंग को इंटरप्रेट करोगे। तो ये तो था जो वो कहता है देयर इज़ नो आउटसाइड टेक्स्ट। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यही डीकंस्ट्रक्शन पे ही अब मैं बात कर रही हूँ। थोड़ा सा आपने ये देखना, ये नहीं कहना कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, आप होल्ड करके देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, पॉज करके देख लीजिएगा। ये है कि बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप सेपरेटली भी क्वेश्चन को डील करना चाह रहे हैं तो आप उसे डील कर सकें, ठीक है। अब क्या है, डीकंस्ट्रक्शन के जो बेसिकली कॉन्सेप्ट थे ना, जैक डेरिडा ने अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखा। ये उसके फ्रेंड का नाम है, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड रॉन्ग, इज़ाटा, ठीक है, इज़ोटा या इज़ाटा। तो ये फ्रेंच उसका एक जापानीज़ फ्रेंड था, सॉरी, ये उसका जापानीज़ फ्रेंड था जिसको उसने लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर उसने रिकंस्ट्रक्शन के सारे आइडियाज़ को क्लियर किया था। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि रिकंस्ट्रक्शन के कोई भी आपको एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं मिलेगी, आपने बस उसके की पॉइंट्स को समझना है, उसी के थ्रू आपने उसे डिफ़ाइन करना है, ठीक है। अब उसके जब उसने लेटर लिखा तो उसने लेटर के अंदर कहा कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, लोगोसेंट्रिज्म, नथिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट और डिफरेंस, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास डीकंस्ट्रक्शन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नथिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया दैट देयर इज़ नो आउटसाइड द टेक्स्ट। डिफरेंस और लोगोसेंट्रिज्म की अब हम स्टडी करते हैं, उसको भी हम अभी पॉइंट को क्लियर करते हैं। पहले आप इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ एक पॉइंट ऐड किया है डीकंस्ट्रक्टिंग लिटरेचर का। ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया डीकंस्ट्रक्शन लिटरेचर के अंदर भी आ गया। लिटरेचर के टेक्स्ट के अंदर डीकंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, तो जो है डीकंस्ट्रक्टिंग लिटरेचर की अगर हम बात करें तो डीकंस्ट्रक्शन के लिए जो लैंग्वेज है ना, वो डायनेमिक है। डायनेमिक लैंग्वेज क्यों है? बिकॉज मीनिंग्स ऑफ अ टेक्स्ट आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। सिग्निफाइड जो है वो फिक्स्ड नहीं है। वन सिग्निफायर जो है वो लीड्स करता है टुवर्ड्स एन अदर सिग्निफायर। अब ये क्यों कहता है, ये अब हम जब उसको डिफरेंस को स्टडी करेंगे ना, आपके और क्लियर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कहते हैं कि कोई भी सेंटर नहीं है, कोई स्टेबल मीनिंग नहीं है। तीसरे नंबर पे वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसके जो बिलीव्स हैं वो भी फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। फ्रेगमेंटेड बैटल फील्ड है फॉर कंपीटिंग आइडियोलॉजीज़ भी हमारे पास कंपटीशन में कम्पीट आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। और इसलिए वो कहते हैं लिटरेचर भी हमारे पास डायनेमिक है, ठीक है। जो वो कहते हैं कि लिटरेचर है वो भी डायनेमिक है, लिटरेचर भी चेंजेबल है, ठीक है। अब एम्बिगुअस है, अनस्टेबल है, ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज एम्बिगुअस है। तो आई होप सो कि अब आपको डीकंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तो डीकंस्ट्रक्शन को समझने के लिए उसने कहा था ना कि डिफरेंस और लोगोसेंट्रिज्म इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इसी को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जो ये है ना डेरिडा, इसने स्टडी किया सोशोर को, ठीक है। ये जो सोशोर के आइडियाज़ थे ना, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, इसने उसकी मुकम्मल तौर पे रिजेक्शन एज सच नहीं दी। उसके सिग्निफायर और सिग्निफाइड के अंदर वो जो मीनिंग करते हैं ना, अब हमने ये स्टडी किया था जब हमने, आपको याद होगा अगर आपने मेरी स्ट्रक्चरलिज्म की वीडियो देखी होगी, स्ट्रक्चरलिज्म स्विस के अंदर, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो सिग्निफाइड के आइडियाज़ को तो खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं कि मेंटल इमेज है और मेंटल इमेज के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। लेकिन वो कहते थे वो सिग्निफायर पे बिलीव करते थे, FIER वाला, जिसका मतलब क्या था, इमेज होना, ठीक है। इमेज मेंटल नहीं, मेंटल इमेज नहीं, मेंटल इमेज होता है सिग्निफायर EIER वाले सिग्निफायर का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है फिजिकल, यानी जो वर्ड जो आपके पास होता है फिजिकली तौर पे मौजूद है, जैसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। अब मैंने आपको बताया कि जो इसने स्टडी की सिग्निफायर की, ठीक है, इसने कहा कि जो सिग्निफायर होता है, अब सिग्निफायर तो होता है हमारे पास वर्ड, लेकिन अब अगर उस एक वर्ड को, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रेड वर्ड है, अगर हम उस रेड वर्ड को डिक्शनरी से सर्च करें तो हमारे पास अदर सिग्निफायर आ जाएगा डेंजर, ठीक है, ब्लड का सिंबल आ जाएगा, ठीक है, डेंजर आ जाएगा। अगर हम डेंजर को मज़ीद सर्च करें तो हमारे पास ब्लड आ जाएगा रेड से, फिर ब्लड को करें तो लव आ जाएगा। इस तरह क्या होता है, एक चेन बनती चली जाती है। तो मीनिंग
आगे से आगे चलता गया, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा कि जब हम टेक्स्ट के अंदर उसको रीड करते हैं ना, तो हमारे पास डिफरेंस की थ्योरी मिलती है। डिफरेंस, ये देखिए फ्रेंच के अंदर वैसे डिफरेंस होता है RENC वाला, तो लेकिन इसने डिफरेंस की थ्योरी दी। जो दो वर्ड से निकल के बना है, एक होता है डिफ़र, दूसरा होता है डेफर। डिफ़र का मतलब होता है डिफरेंट होना, मीनिंग का एक मीनिंग का दूसरे मीनिंग से डिफरेंट होना। लेकिन जो डेफर का मतलब होता है मीनिंग का पोस्टपोन होते चले जाना, ठीक है। टेम्परल होता है ये, ठीक है। अब वो कहता है कि जब भी आप टेक्स्ट को पढ़ते हो ना, उसके अंदर आपको मीनिंग क्या होते हैं, चेंज होते भी देखने को मिलते हैं। और एट अ टाइम आप कोई ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि उसका जो मीनिंग है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, उसका जो मीनिंग है वो डेफर हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए वो डिफरेंस की थ्योरी देता है। दूसरा है हमारे पास कॉन्सेप्ट है लोगोसेंट्रिज्म। लोगोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने याद रखना है कि जब आप डेरिडा को स्टडी कर रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा ना कॉन्सेप्चुअल है। और इसके कॉन्सेप्ट से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डेरिडा पहले जो कॉन्सेप्ट देता है फिर बाद में खुद ही उस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट भी कर देता है। क्यों रिजेक्ट करता है हम उसकी रीज़न भी देखेंगे। अच्छा, लोगोसेंट्रिज्म है हमारे पास सब कॉन्सेप्ट है। लोगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है, पहले तो आप देखो इसके अंदर दो वर्ड है। एक है वर्ड लोगो, लेट मी क्लियर इट। ओके, तो पहला वर्ड है हमारे पास लोगो, दूसरा वर्ड है हमारे पास सेंटर, ठीक है। ये दो वर्ड है हमारे पास। लोगो वर्ड का मतलब क्या होता है, लोगो अगर हम ग्रीक के अंदर इसका वर्ड देखें ना, लोगो का मतलब होता है वर्ड, लफ्ज़, ठीक है। या हमारे पास लॉजिक को भी कहते हैं, ठीक है, या रीज़न को भी वो लोगो कहते हैं। और सेंटर का मतलब क्या है कि रीज़न का सेंटर में होना, वर्ड का सेंटर में होना, स्ट्रक्चर का सेंटर में होना, ठीक है। अब वो क्या कहता है जैक डेरिडा, वो कहता है ओके, तो जैक डेरिडा क्या कहता है, जैक डेरिडा कहता है द डिज़ायर फॉर अ सेंटर इज़ कॉल्ड लोगोसेंट्रिज्म। ये जो है द इनहेरेंट डिज़ायर टू हैव अ सेंटर फॉर फोकल पॉइंट टू स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग, यानी एक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्ट्रक्चर के अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी एक मीनिंग का एक स्ट्रक्चर का सेंटर की होना में होना। और ये जो डिज़ायर है ये वेस्टर्न डिज़ायर है, वेस्टर्न इस बात पे फोकस करते हैं, ठीक है। हायरार्की जो सिस्टम था वो इस बात पे फोकस करता था। और ये जो डिज़ायर है सेंटर में होना, ये हमारे पास लोगोसेंट्रिज्म कहलाता है। और ऑफ ग्रामेटोलॉजी के अंदर ही इसने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेजेंस की बात करते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेजेंस की भी एक यहाँ इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, उसको भी हम स्टडी करेंगे। अब के लिए आप इतना याद रखो, लोगोसेंट्रिज्म का मतलब ये है कि सेंटर में होना किसका, स्ट्रक्चर का, रीज़न का, लॉजिक का, जैसे कि पहले ग्रीक में लोग बिलीव करते थे, उनका सेंटर में होना, ठीक है। और डिफरेंस का मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस क्या है, दो वर्ड से निकल के बना है। डेफर मीनिंग का डिफरेंस होना और उसका कंटिन्यूस होना, ठीक है। उनका टेम्परल होना, उसका कंटिन्यूसली पोस्टपोन होना, ये होते हैं दो कॉन्सेप्ट। अब जो इसका कॉन्सेप्ट था लोगोसेंट्रिज्म, उसी के हम कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट में इसने कॉन्सेप्ट दिया फोनोसेंट्रिज्म। लोगो का मतलब क्या था, वर्ड का सेंटर में होना। फोनो का मतलब है, फोनो जो वर्ड है ना उसका मतलब है साउंड, यानी स्पीच, साउंड फोकस करती है हमारे स्पीच पे। अब जो फोनोसेंट्रिज्म इज़ अ बिलीव दैट साउंड्स एंड द स्पीच आर इनहेरेंटली सुपीरियर टू और मोर प्राइमरी, बहुत ज़्यादा सुपीरियर भी है और प्राइमरी है, रिटन देन रिटन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं फोनोसेंट्रिज्म का ये टर्म देता है, जैसे कि मैंने आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, जब बताया था कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि द स्पीच इज़ सुपीरियर ओवर राइटिंग। तो इसके लिए उसने कॉन्सेप्ट दिया फोनोसेंट्रिज्म का कि जो स्पीच है वो सुपीरियर है राइटिंग से, ठीक है। वो कहते हैं कि डेरिडा आर्ग्यू करता है दैट दिस प्रिविलेज ऑफ स्पीच ओवर राइटिंग कॉल्ड फोनोसेंट्रिज्म, ठीक है, इट इज़ अ फीचर ऑफ लोगोसेंट्रिज्म। और जो लोगोसेंट्रिज्म जिसके अंदर स्ट्रक्चर को सेंटर के माना जाता है, ये उसका फीचर है, ठीक है। अब ये समझ लेना है आपने फोनोसेंट्रिज्म का, स्पीच ओवर राइटिंग, यानी अगर इनका जो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें कि वो बात करते हैं कि देर इज़ स्पीच ओवर राइटिंग, कि स्पीच है वो प्रिविलेज है राइटिंग से, तो उसके अंदर आपने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है फोनोसेंट्रिज्म को। ओके, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फेलोलोगोसेंट्रिज्म। ये तीनों कॉन्सेप्ट में आपस में मिलते जुलते हैं, इसी में आप इसको ना साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाए। पहले हमने पढ़ा लोगोसेंट्रिज्म, ठीक है, वर्ड पे लॉजिक का सेंटर होता था। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा फोनोसेंट्रिज्म, जिसमें अंदर साउंड का सेंटर था, स्पीच का। फेलोलोगोसेंट्रिज्म क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना, ये प्लेटोफार्मेसी। अच्छा, ये आपने याद रखना है, जो कॉन्सेप्ट है ना ये प्लेटोफार्मेसी, कहीं जगह ये आता है कि इसने स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले के अंदर अपना कॉन्सेप्ट दिया स्पीच ओवर राइटिंग का, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना
वो है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो इसने फेलोलोगोसेंट्रिज्म के अंदर में ना बेसिकली बात की थी स्पीच की, ठीक है, राइटिंग की, तो इसलिए दो जगह कंफ्यूज होके आ जाता है। अगर सिर्फ लोगोसेंट्रिज्म आएगा तो जो मैंने आपको बताया ऑफ ग्रामेटोलॉजी आपने वो बताना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फेलोलोगोसेंट्रिज्म ऑफ प्लाटो फार्मेसी से। इसका एक ऐसे था, उसमें इसने इसकी बात की। फेलो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक का मतलब होता है फेलोसेंट्रिज्म, दूसरा मतलब होता है लोगोसेंट्रिज्म। सेंट्रिज्म को तो आपको पता लग गया ना। अब फेलो का मतलब क्या होता है? फेलस का जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है मैस्कुलिन व्यू, पेट्रार्किन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो वेस्टर्न के अंदर था। वेस्टर्न के अंदर पेट्रार्की पॉइंट ऑफ व्यू था। और लोगोसेंट्रिज्म का मतलब सेंटर होना, लॉजिक होना। अब डेरिडा क्या करता है? कॉइन करता है इस टर्म को टू रेफर द प्रिविलेज ऑफ द मैस्कुलिनिटी के मीनिंग को रेफर करने के लिए इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग हाउ लैंग्वेज इज सब्जुगेटेड ऑफ टू मैस्कुलिनिटी। वो ये बात करता है कि जो वेस्टर्न के अंदर फेलोलोगोसेंट्रिज्म था, यानी जो मीनिंग थे अकॉर्डिंग टू द मैस्कुलिनिटी कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, तो वो इसकी बात करता है फेलोलोगोसेंट्रिज्म के अंदर। और इसी के साथ वो हमें थ्योरी ऑफ हायरार्की देता है और इसको रिजेक्ट कर देता है। क्या है? वो कहते हैं कि जो डीकंस्ट्रक्शन चेंज इट टू शो दैट देयर कैन नॉट बी हायरार्की। वो कहते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन इस बात को शो करता है कि हायरार्की नहीं होनी चाहिए। मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पेट्रार्की, अकॉर्डिंग टू द मैस्कुलिनिटी कंस्ट्रक्ट नहीं होने चाहिए। द होल वेस्टर्न फिलोसफी इज लोगोसेंट्रिज्म, यानी सारी जो वेस्टर्न फिलोसफी है लोगोसेंट्रिज्म है, लॉजिक बेस है। और वो क्या करता है? वो इसको रिजेक्ट कर देता है थ्योरी ऑफ हायरार्की को। कहीं जगह थ्योरी ऑफ हायरार्की को आप वेस्टर्न फिलोसफी के तौर पर भी आपको मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सेम ही है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम जो डेरिडा का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्री प्ले। फ्री प्ले का भी इसका कॉन्सेप्ट है। जैक डेरिडा ने ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट ना लिखे हैं और आपको फाइंड और अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको जिस कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ रही है ना, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्री प्ले की। सॉरी, मैंने यहाँ प्लैग लिख दिया, प्ले है, ठीक है, फ्री प्ले। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट इसने स्ट्रक्चर, साइन और डिस्कोर्सेस का लेक्चर दिया था ना, उसी के अंदर इसने बात की थी। जब इसने बात की थी फिलोसफिकल इवेंट की, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटर नहीं है, तो वो कहते हैं कि जब कोई सेंटर नहीं रह जाता ना, तो हम जो है ना रीडर, वो फ्री प्ले, तो हमारे पास एक फ्री प्ले आ जाता है। फ्री प्ले क्या होता है? वो कहते हैं आफ्टर द इवन मैन कुड नॉट लॉन्गर बी जज टू द सेंटर, ठीक है। इंसान कोई सेंटरों के अंदर जज नहीं कर सकता, ठीक है, ऑफ दिस यूनिवर्स विद आउट दिस सेंट्रलाइज्ड रेफरेंस एंड वट इज़ लेफ्ट कॉल्ड फ्री प्ले। वो कहते हैं जब हम कोई सेंटर कर ही नहीं सकते, कोई फिक्स करें तो हमारे पास फ्री प्ले आ जाता है, यानी हम फ्री हो जाते हैं किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका फ्री प्ले का। फ्री प्ले का बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि फ्री प्ले इसने बात क्यों की थी। इसलिए बात की थी कि जब वो सेंटर की बात करते हैं कि कोई सेंटर नहीं रह जाता जिसको हम एनालाइज करें, या कोई सेंटर हमारे पास एक डिसेंटर्ड यूनिवर्स हो जाती है, तो हम हो जाते हैं फ्री प्ले, ठीक है। टेक्स्ट की स्टडी भी ऐसे फ्री प्ले होकर फिर हम करते हैं, जैसे कि हमने रीडर की स्टडी के बारे में किया कि रीडर स्टडी करता है, रीडर एनालाइज करता है। नेक्स्ट इसका जो कंसेप्ट यहाँ मैंने लिखा है वो है आर्क राइटिंग। इसे आर्ची राइटिंग भी कहते हैं, और वैसे मैं इसे प्रोनाउंस करूँगी आर्क राइटिंग। अगर आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहें आप ऐसे इसकी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। तो आर्की राइटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, हम इसके कॉन्सेप्ट को अब देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो राइटिंग है ना, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया फोनोसेंट्रिज्म का। ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में रिलेट करते हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड है दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर ज़रूर जाएगा। ये राइटिंग क्यों सी है, ठीक है। तो अब इसे आर की आप कह सकते हैं और आर के भी कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के अंदर, जो गूगल पे है, ठीक है। अच्छा, आर की राइटिंग के अंदर बारे में अगर हम बात करें तो क्या है? इट इज़ एन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ राइटिंग विच इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम स्पीच। फॉर्म ऑफ राइटिंग जो स्पीच से डिराइव नहीं की गई। राइटिंग दैट इज़ बिफोर स्पीच, जो स्पीच से पहले राइटिंग आती है। एंड रिटन, अब यहाँ कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है, ऐसी राइटिंग जो स्पीच से पहले भी और राइटिंग से पहले भी आती है। प्रेजेंट इन एवरी कल्चर दैट नीड्स नो राइटिंग, इट्स ऑलरेडी बिफोर देयर वी यूज़ इट। अच्छा, अब हम इस आर्ट की राइटिंग को समझते हैं। वो कहता है कि जो राइटिंग है ना, ऐसी राइटिंग है जो स्पीच और राइटिंग से पहले आपके पास मौजूद होती है, यानी इनहेरेंट राइटिंग जो होती है ना, कल्चर की फिक्स्ड नॉलेज जो होती है आपके माइंड के अंदर जो होती है, वो होती है ये राइटिंग। वो कहते हैं इस राइटिंग को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये पहले से ही आपके पास मौजूद होती है, वो होती है ये आर की राइटिंग। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज की फॉर्म होती है विच इज़ अनहिंडर्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द स्पीच एंड राइटिंग, ठीक है। तो स्पीच ये आई होप सो कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई। और ये जो राइटिंग है ना, वो
कहता है ये एक ओरिजिन है हमारे पास, इस राइटिंग को एक ओरिजिन कहता है आर की राइटिंग को, कि ऐसी राइटिंग जो हमारे पास हमारे कल्चर के भी और कल्चर के में भी मौजूद होती है हमारी, और ये राइटिंग और स्पीच से पहले भी हमारे पास मौजूद होती है। आपको याद होगा जो मैंने आपको बताई थी इसकी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसके अंदर मैंने बताई थी कि डरीडा के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर वो जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था स्पीच एंड राइटिंग का, उससे खुद ही कॉन्सेप्ट देता है जैसे फोनोसेंट्रिज्म, लेकिन खुद ही उसको रिजेक्ट भी कर देता है। ठीक है, जो ये आर की राइटिंग है ना, इसके ये ऐसी राइटिंग है, इसको आपने याद रखना है कि ऐसी राइटिंग जो स्पीच और राइटिंग से पहले आपके पास आपके माइंड के अंदर मौजूद होती है वो आर की राइटिंग कहलाती है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को ना आगे हम लेके चलते हैं। अब यहाँ एक ना मैंने यहाँ लिखा जो डरीडा कहता है ना, पहले उसने फोनोसेंट्रिज्म की टर्म दे दी, अब वो कहता है कि जो स्पीच है ना ये सुपीरियर नहीं है। ठीक है, सुपीरियर स्पीच नहीं है, राइटिंग है। अब वो क्या कहता है, इसके आर्ग्यूमेंट आप पढ़ें कि वो कहता है कि स्पीच को राइटिंग पे पहले माना जाता था। ठीक है, वो कहता है कि प्लाटो ने क्या किया, उसने स्पीच को सुपीरियरिटी दी, क्योंकि प्लाटो खुद कहता है कि राइटिंग जो है वो पॉइजनस है मेमोरी के लिए, और जो रूसो और सोशोर ने भी राइटिंग को सेकेंडरी माना। ठीक है, राइटिंग को प्राइमरी सोर्स नहीं माना। ठीक है, ये तो हो गया हमारे प्रायर जो थे वो कॉन्सेप्ट जो इसने दिए। ठीक है, अब वो कहता है कि जो स्पीच है ना वो सुपीरियर नहीं है, बल्कि जो स्पीच है ना ये एक फॉर्म है राइटिंग की। कैसे, पहले वो इस बात के आर्ग्यूमेंट, इसको आपने अच्छे से और गौर से पढ़ना है, पहले वो इस बात के खुद ही आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि जो स्पीच है ना वो सुपीरियर है। स्पीच की सुपीरियरिटी के एक तो ये कि प्लाटो ने स्पीच को सुपीरियर कहा, वो उसने राइटिंग को पॉइजनस कहा। दूसरे इसलिए सुपीरियर है कि जो स्पीकर है ना वो जब भी आप, यानी जाहिर बात जब आपके पास स्पीच आप कर रहे हो तो स्पीकर होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसीलिए जब वो प्रेजेंट होगा, जो उसकी नॉलेज वो देगा वो ऑथेंटिक होगी, वो ट्रूथ होगी। और लेकिन जब राइटिंग होती है, जो स्पीकर होता है वो उसकी एब्सेंस होती है, और जो उसकी नॉलेज हमें नहीं पता वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ट्रूथ है कि नहीं, क्योंकि वो रिटन फॉर्म के अंदर है ना, इसलिए। और यहीं से हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट आता है थ्योरी ऑफ एब्सेंस एंड थ्योरी ऑफ प्रेजेंस। वो कहता है कि जब स्पीच होती है जिसके अंदर ऑथर प्रेजेंट होता है, वो थ्योरी ऑफ प्रेजेंस होती है, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस होता है। इसीलिए वो कहता है कि जब राइटिंग होती है हमारे पास वो एब्सेंट होता है ना राइटर, तो इसलिए उसे मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस कहते हैं। डरीडा जैसे कॉन्सेप्ट स्पीच को रिजेक्ट करता है, जो स्पीच से निकल के आई है, ये देखें, स्पीच से निकल के आई है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। ठीक है, और राइटिंग से निकल के आई है मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंट। ठीक है, जो डरीडा है ना वो मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस को मानता है और मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस की रिजेक्शन देता है। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप सो कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब वो आगे क्या करता है, इसको फर्दर से इलेबोरेट करने के लिए हमें और कॉन्सेप्ट देता है, पूरा डिटेल बताता है। वो कहता है कि जो स्पीच है ना वो प्रेजेंस है, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस है, लेकिन स्पीच के अंदर भी क्या है, हमारे पास एब्सेंस मौजूद है। ठीक है, कुछ चीज़ों की एब्सेंस मौजूद है। अब वो कहता है, अब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी ना, जो थ्योरी हमने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ हायरार्की। ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफी की, जिसके अंदर मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू था। अब वो मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू को तो जाहिर सी बात हमने पढ़ा कि वो रिजेक्ट करता है, और मैस्कुलिनिटी के अंदर क्या था, लोगोसेंट्रिज्म। ठीक है, वर्ड का सेंटर के अंदर होना, लॉजिक का, और वही वो कहता है कि जो हायरार्की के अंदर भी स्पीच, तो पहले की हम बात हो रही है ना वर्ड का सेंटर के अंदर होना। ठीक है, और उस वर्ड के अंदर जो प्लाटो वगैरह वो फोकस करते थे स्पीच पे, यानी स्पीच का सेंटर में होना। अब वो क्या करता है, वो करता है रिवर्सल ऑफ द हायरार्की। जाहिर सी बात है अगर उसने उस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया तो उनका ये जो कॉन्सेप्ट था स्पीच की सुपीरियरिटी का वो रिजेक्ट करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इन सारे कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दे तो राइटिंग हमारे पास हो गई सुपीरियर। अब राइटिंग के सुपीरियर तो वो ठीक है, वो मानता है, लेकिन वो क्यों मानता है, इस क्वेश्चन को हमें देखना है। वो कहते हैं कि ठीक है, राइटिंग के अंदर हमारे पास एब्सेंस होती है, वो एब्सेंस को ही मानता है, लेकिन ये एब्सेंस भी कुछ इम्पोर्टेंट होती है। वो एब्सेंस क्यों इम्पोर्टेंट होती है, वो उसका एक ऐसे था उसका सिग्नेचर इवेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके अंदर ना वो हमारे पास राइटिंग की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है और एविडेंस देता है हमें कि वो क्यों कहता है कि राइटिंग सुपीरियर है। वो कहता है पहली बात तो ये, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये कि राइटिंग के अंदर हमें एब्सेंस देखने को मिलती है। जब हमारे पास राइटर की एब्सेंस होगी ना तो हम
उस एब्सेंस, राइटर की एब्सेंस के थ्रू अपने मीनिंग को फाइंड आउट करेंगे। और डिकंस्ट्रक्शन का बेसिक पर्पस क्या होता है, जो चीज़ें एब्सेंट है ना उसको फाइंड आउट करना, उसको एनालाइज करना। दूसरी बात ये कि जब राइटिंग होती है ना, हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से उसे रीड करके उसके मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं। और तीसरी बात वो ये कि उसके अंदर हमारे पास स्पेसिंग होती है, यानी हमारे पास लैक होता है प्रेजेंस का। ये 3 करैक्टरिस्टिक उसने दी, ठीक है। अब इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के वो थ्रू कहता है कि जो राइटिंग ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पास स्पीच के अंदर नहीं होती, क्योंकि स्पीच ठीक है, अब हमारे पास स्पीच है। डेरिडा कहता है जब आप स्पीच करते हो ना, और अब आप स्पीच कर लिए, अब आपने उस स्पीच को इंटरप्रेट करना है, ठीक है। लेकिन उस स्पीच को इंटरप्रेट करने के लिए आप वो बोल रहा है तो डायरेक्टली ओरली तौर पे इंटरप्रिटेशन तो नहीं ना होगी। और जब हमने इसको इंटरप्रेट करना है तो हमारे पास एक आइडेंटिकल फॉर्म, ठीक है, होनी चाहिए सिग्निफायर्स की सूरत में। सिग्निफायर्स वही होते हैं ना जो वर्ड होते हैं। वो कहते हैं जब हमारे पास जो राइटिंग के अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स हैं कि उसके अंदर सिग्निफायर्स मौजूद हैं, यानी वर्ड होते हैं जो इमेज वर्ड फिजिकल फॉर्म के अंदर मौजूद है, हम उसे आसानी से रीड करके भी हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और राइटिंग के अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद है, लेकिन स्पीच के अंदर करैक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है। तो जब हम उसे इंटरप्रेट करेंगे तो कैसे हम उसकी एब्सेंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि राइटिंग के अंदर हम किसी भी चीज़ की एब्सेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और रिकंस्ट्रक्शन इसी बात पे फोकस करता है, आपने उससे इंटरप्रेट एनालाइज करके उसकी एब्सेंस चीज़ों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसीलिए वो कहता है कि स्पीच इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ राइटिंग, ठीक है। इस बात पे हम कंक्लूड अब कर सकते हैं कि जो स्पीच है स्पीशीज़ ऑफ राइटिंग है डेरिडा के कॉन्सेप्ट्स पे। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत एफर्ट किया आपको समझाने में, कि अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, दोबारा रिकंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है, और फिर इसे देखिएगा, आपको अच्छे से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट को बयान करते करते हमारी वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है। अच्छा, तो अगर जो इसका अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है। सप्लीमेंट का मतलब होता है किसी टेक्स्ट के अंदर किसी चीज़ को ऐड कर देना। अब जो रीडर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था वो कहता था अ रीडर कैन ऐड समथिंग इन द टेक्स्ट इफ़ देयर इज़ ओरिजिनली लैक। अगर कोई रीडर ये समझता है, यानी ज़ाहिर सी बात जब हमने एब्सेंस को फाइंड आउट करना, और अगर रीडर ये समझता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ की कमी है, तो वो अपने मीनिंग्स को ऐड करके एनालाइज करके मीनिंग्स को या कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड कर देता है ना, तो वो हमारे पास होती है सप्लीमेंट, यानी मीनिंग का ऐड करना, कुछ चीज़ों का ऐड करना। डेरिडा इस सप्लीमेंट की टर्म को यूज़ करता है टू कन्वे द अनस्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द कपलेट्स ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, यानी जो स्पीच और राइटिंग के दरमियान जो अनस्टेबल रिलेशनशिप है ना, उसको क्या करने के लिए है, उनको कन्वे करने के लिए वो सप्लीमेंट का टर्म का यूज़ करता है। और रूसो के लिए भी क्या है, रूसो कहता है राइटिंग इज़ मेयरली अ सप्लीमेंट टू स्पीच। तो क्या राइटिंग क्या है, एक सप्लीमेंट है स्पीच की, ठीक है। अब क्या है, राइटिंग के अंदर हम मीनिंग को ऐड कर देते हैं ना, तो इसलिए वो ये कहता है, ठीक है। आई होप सो कि सप्लीमेंट का आपको समझ आ गई होगी। सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट इतना ना वो नहीं होता, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आपने ये टर्म को याद रखना है। सप्लीमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ऐड करना मीनिंग का, यानी किसी भी चीज़ का ऐड कर देना टेक्स्ट के अंदर, जब आप ये फाइंड आउट करें कि देयर इज़ समथिंग लैक इन द टेक्स्ट। अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना, ऑलमोस्ट डेरिडा के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप सो कि इन सब कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम डेरिडा के व्यू अबाउट लैंग्वेज क्या देखते हैं। डेरिडा के लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस के बारे में क्या व्यूज़ थे। वो लैंग्वेज की 2 करैक्टरिस्टिक बताता है। पहले तो ये कि लैंग्वेज के अंदर जो मीनिंग होते हैं ना वो डेफर होते हैं, यानी पोस्टपोन होते चले जाते हैं, ठीक है। यानी जो सिग्निफायर्स होता है, ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना कि वन सिग्निफायर्स लीड्स टुवर्ड्स एंड अदर सिग्निफायर। एक तो लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स ये है अकॉर्डिंग टू डेरिडा, और दूसरे नंबर पर वो कहता है द मीनिंग इट सीम्स टू हैव इज़ द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस। अब फिर वो अपनी थ्योरी खुद दे के कहता है कि इसकी जो मीनिंग है ना वो इसलिए आते हैं कि हमारे पास इसके अंदर डिफरेंस होता है, यानी डेफर होता है और डिफर होता है। इसलिए वो ये 2 करैक्टरिस्टिक्स बताता है कि एक तो इसके अंदर डेफर होता है, यानी डिफरेंट हो सकते हैं मीनिंग को, और इसका कंटिन्यू पोस्टपोन हो जाना, और दूसरे नंबर पे सिग्निफायर्स का पोस्टपोन हो जाना है। बेसिकली अगर हम अगर डेफर और डिफ़र की बात करें ना, तो वही मीन होता है जो इसका वो होता है सिग्निफायर्स का, बस उसे वो डेफर की बात में और डिफ़र की सूरत में बता देता है, ठीक है। ये 2 करैक्टरिस्टिक्स थे जो वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग के लिए कहता है। वो कहता है एक तो लैंग्वेज के अंदर ये होता है कि उसके कंटिन्यूटी डेफर या पोस्टपोन होते चले जाते हैं उसके मीनिंग, और दूसरे नंबर पर उसके अंदर डिफरेंस के कॉन्सेप्ट मौजूद होते हैं। अब ये इसकी डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी थी ना, जब इसने डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी दी ना, तो इसके 2 स्टेजेस थी, यानी बेसिकली वो 2 स्टेजेस की बात करता है। यानी पहले स्टेज के अंदर जब इसने डिकंस्ट्रक्शन दिया तो इसने क्या किया, इसने इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की दैट देयर इज़ नो फिक्स्ड मीनिंग, यानी उसने हायरार्की को रिजेक्ट करने की, रिमूव करने की कोशिश की थ्रू ऑपोजिशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑपोजिशनल स्ट्रक्चर के थ्रू उसने रिमूव करने की कोशिश की, किसको, हायरार्की को। और हायरार्की को किसने कैसे रिमूव किया था वो हमने डिस्कस किया। पहली स्टेज का बेसिक फोकस इस बात पे था कि वो रिमूव करे हायरार्की स्ट्रक्चर को, ठीक है, लोगोसेंट्रिज्म को, ठीक है। दूसरा स्टेज इस बात पे फोकस करती थी कि जैसे कि हम इस
अपोजिशनल स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बाहर आएँ और ख़ुद एनालाइज़ करें, अपने आर्ग्यूमेंट दें और फिर उसे इंटरप्रेट करके अपने मीनिंग को फाइंड आउट करें। ये तो बेसिकली स्टेजेस थी जिसके जो डिकंस्ट्रक्शन जिस पे ना किया गया, ठीक है, जिसके अंदर डिकंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है स्टेजेस थ्रू 3 स्टेजेस। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी जैक डरीडा वो बात करता है वो हमेशा इस बारे में बात ज़रूर करता है, वेस्टर्न फ़िलोसफी को वो बात करता है, ठीक है, उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट करता है। वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं इसके वर्क्स के अंदर। ओके, तो आई होप सो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे आसानी से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। ये था डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अकॉर्डिंग टू जैक डरीडा, ठीक है। अब ये है कि अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है तो मैं एक रिव्यू देकर आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले हमने बात की डीकंस्ट्रक्शन की, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की हमने बात की जिसके अंदर हमने ये कहा कि वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्यों देता है, क्यों डिसेंटर्ड यूनिवर्स को कहता है और उसकी कोर्स कैसे वो बताता है। दूसरे नंबर पर हमने डिकंस्ट्रक्शन की बात की, ठीक है, जैसे कि डिकंस्ट्रक्शन की कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको दिए, ठीक है। और डिकंस्ट्रक्शन के अंदर ही जब वो अपने फ्रेंड को लेटर लिखता है उसके अंदर उसने किसकी बात की थी, उसके अंदर हमने 3 कॉन्सेप्ट को कवर किया। एक नो आउटसाइड टैक्स को, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने किया था डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और जो तीसरा कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर डिस्कस किया था वो था लोगोसेंट्रिज्म। नो आउटसाइड टैक्स की हमने डिटेल से बात की, ठीक है, फिर डिफरेंस की हमने डिटेल से बात की और फिर लोगोसेंट्रिज्म की बात की, ठीक है। इसी के साथ जब हम लोगोसेंट्रिज्म की बात की तो लोगों के साथ हमने बात की फोनोसेंट्रिज्म, ठीक है, फिर उसी के साथ हमने बात की फेलोलोगोसेंट्रिज्म, ठीक है। फेलोलोगोसेंट्रिज्म के साथ हमने रिजेक्ट किया थ्योरी ऑफ, हमने उसने रिजेक्ट किया था जैक डरीडा ने, हमने तो उसके कॉन्सेप्ट को बस क्लियर किया है, ठीक है। अच्छा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। लोगोसेंट्रिज्म की हमने बात की जिसके अंदर हमने सेंटर की बात की, फोनोसेंट्रिज्म जैसे मतलब स्पीच की बात की, स्पीच के सेंटर की। फेलोलोगोस के इसमें पेट्रार्की मैस्कुलिनिटी मीनिंग की बात की और फिर हमने थ्योरी ऑफ हायरार्की को रिजेक्ट किया कि जैसे मैस्कुलिनिटी मीनिंग को बात करते हैं ना, वो इस बात पर फोकस नहीं करता है। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद हमने बात की, किसकी बात की, हमने की फ्री प्ले की बात की, ठीक है, फ्री प्ले की बात की। फिर हमने आर्ट की राइटिंग की बात की। जब आर्ट की राइटिंग की बात की तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चले हैं ताकि आपको समझ आ जाए वाई ही से दैट कि जो स्पीच है वो एक सप्लीमेंट है राइटिंग का। तो इसके अंदर वो स्पीच के पहले बताता है, एक तो स्पीच सप्लीमेंट राइटिंग, स्पीच इज़ ए सप्लीमेंट ऑफ राइटिंग का होने की उसने जो रीज़न बताई वो एक तो ये कि जो स्पीच पहले और राइटिंग, ठीक है, स्पीच प्रेजेंस होती है, ठीक है, थ्योरी ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस आ गया, ये एब्सेंस होते हैं, मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस आ गया। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स उसने 3 बताई और इसकी करैक्टरिस्टिक्स बताने के साथ साथ उसने ये बताया कि जिस राइटिंग हमें उसे आसानी से उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके अंदर एब्सेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन स्पीच। तो दैट्स वाई वो ये कहता है। फिर हमने लैंग्वेज, स्पीच लैंग्वेज उसके कॉन्सेप्ट की करैक्टरिस्टिक्स की बात की और स्टेजेस की बात की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ये इस कॉन्सेप्ट को आई होप सो कि अच्छे से आगे होगी समझ। तो आज की इस वीडियो के साथ हमारी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कंप्लीट हो चुकी है। सब वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगेन शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है। आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आप अपने लाइक करना नहीं भूलना। अपना खास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।